Good morning, students. Myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start 10th class, chapter number 2, Nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया का हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने नेशनलिज्म होता क्या है इस बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि नेशनलिज्म की कॉलोनिज्म क्या होता है या कॉलोनी के खिलाफ लोग क्यों थे। आज हम इस चैप्टर में इसके अलावा जो पढ़ा गया था, जो रिवाइज किया था हमने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर ये बताया गया था कि किस तरह से गांधी जी उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, और वहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और गांधी जी जब इंडिया में आए थे 1915 में, उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत इंडिया में करी और नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश की। इसके लिए इस टॉपिक पे उन्होंने 1916 में चंपारण बिहार के अंदर अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च किया, 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और 18 के अंदर अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया। उसके जस्ट बाद में जब ये तीन हुए, 3 जगहों पर गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद में एक्शन का रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, रॉयल्ट एक्ट लागू हुआ। रॉयल्ट एक्ट में ये था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए लोग अगर नजर आए तो उन्हें बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने हड़ताल किए। गांधी जी इसके अगेंस्ट खड़े थे क्योंकि ये कोई सही वे नहीं था। जनता को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। तो इसके अगेंस्ट हड़ताल वारा हुआ 6 अप्रैल को। इसके अब वही एक्शन का रिएक्शन, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब जब भी गांधी जी एक नॉन वायलेंस वे में कोई भी प्रदर्शन करते थे, लोग उसे वायलेंस में क्रिएट कर देते, और वो वायलेंस बदलने की वजह से गांधी जी को अपना जो भी उनका मोटिव होता था, या नॉन कॉर्पोरेशन हो, सत्याग्रह, अलग अलग नेम्स इनके, तो उन्हें वापस लेना पड़ता था। अब यहाँ पे इसी तरह की एक घटना हुई। यहाँ पे जब ये वायलेंस में क्रिएट होने लगा तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया 10 अप्रैल को, और उन्होंने क्या किया, गांधी जी को कहा कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते, और जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनको कहा कि उनको जेल में डाल दिया। फिर जनरल डायर आया वहाँ पे, जहाँ पे जलियांवाला बाग एक जगह है, 13 अप्रैल को वहाँ एक बैसाखी का सेलिब्रेशन हो रहा था, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर रहे थे। जनरल डायर उधर आया और उसने जाने के सारे एग्जिट पॉइंट सारे लॉक कर दिए और सैकड़ों लोगों को मार दिया। अब उसका भी एक्शन अंग्रेजों ने किया, और वो क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि अपना टेरर दिखाना चाह रहे थे कि भाई आप हमारे नीचे दब के रहो, जो हमने गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अगर नहीं करोगे तो आपके साथ इसी तरह का इफेक्ट हम डालेंगे, इसी तरह का हम काम करेंगे। अब फिर जनता गुस्से में आई, जनता ने फिर टेरर क्रिएट किया, जनता ने फिर नॉन वायलेंस क्रिएट किया, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने वापस से लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उनको अपने काम के लिए उन्होंने जो गलत उन्होंने जो जनरल डायर के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके लिए लोगों को कहा कि तुम ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ो, तुम हमें सलाम करो। इसमें ना जनरल डायर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था इसने तो सिर्फ उसको ही फॉलो किया है। और इतनी ज़्यादा बेइज्जती आम पब्लिक की होने लगी, और बहुत ज़्यादा टेरर का माहौल हो गया दोनों साइड से, यानी गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से भी और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी। इसी वजह से गांधी जी ने जो था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया ये सत्याग्रह मूवमेंट। रॉल्ट सत्याग्रह के बाद में गांधी जी को ऐसा फील हुआ कि उन्हें एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि रॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ कि वही लोग अपनी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। तो उस ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के लिए उन्होंने मुसलमानों को
अपने साथ मिलाया। अब इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि रॉयल सत्याग्रह की वजह से ही ये सब हुआ, ये एक टॉपिक दिया गया कि रॉयल सत्याग्रह के फेल होने की वजह से, या रॉयल सत्याग्रह इतना अच्छे से नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि लोगों को इसकी मतलब वो गांधी जी चाह रहे थे कि नॉन वायलेंस बताया जाए और यहाँ पे सब वायलेंट हो रहे थे। तो वायलेंस को हटाने के लिए गांधी जी ने ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट का लॉन्च किया। अब ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट में क्या हो रहा था, उसमें गांधी जी ने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें एक ट्रीटी हुई थी ऑटोमन तुर्की के साथ, और उस ट्रीटी में अंग्रेजों ने जो मुसलमान के स्पिरिचुअल हेड है, देखो यहाँ पे लिख रखा है इस्लामिक वर्ड खलीफा, उसकी इंसल्ट की थी। और ये एक अच्छा पॉइंट मिला गांधी जी को यहाँ हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स है उनको मोटिवेट करने के लिए कि जी आपके मुसलमानों के स्पिरिचुअल हेड की इंसल्ट हुई है तो ये आपके लिए भी गलत है। तो गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली जो ये मुस्लिम ब्रदर्स है उनके साथ मिलकर एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट का स्टैब्लिश किया, और इसके अंदर गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगी कि अब वो हिंदू मुसलमानों को यूनिफाई कर सकते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं, इस मूवमेंट को चला सकते हैं। और ये हुआ था कलकत्ता सेशन के अंदर 1920 के अंदर, ठीक है। और ये इसी का नाम रखा गया खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या स्वराज। तीनों एक ही चीज़ चल रही है, हम अलग अलग सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद में नॉन कॉर्पोरेशन आया। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब है कि गांधी जी ने अपने एक बुक रखी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजों का राज यहाँ पर इसीलिए क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं, अगर हमने उन्हें कॉपरेट करना बंद कर दिया तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। किसे, अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को बॉयकॉट करने का क्या तरीका है, उनकी जितनी भी जॉब्स है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेचर, सब कुछ हमें छोड़ देना चाहिए। तो 1920 के अंदर शौकत अली और महात्मा गांधी ने मिलके उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। कांग्रेस के कई लीडर इसमें साथ में मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ कि 1920 के अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि इसमें वायलेंस ज़्यादा था। तो काफ़ी टाइम तक इस टॉपिक पे ये जो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट है उस टॉपिक पे काफ़ी टाइम तक बात भी नहीं हुई। फिर क्या हुआ, कांग्रेस सेशन नागपुर के अंदर हुआ था दिसंबर 1920 के अंदर। वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करने का इन्होंने फैसला ले लिया। अब यहाँ तक क्लियर है आपका, नॉन कॉर्पोरेशन को अडॉप्ट किया गया। अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। ये फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने पहले वीडियो में आपको भेजा हुआ है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक एंड द टॉपिक इज डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। अब मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब हमें समझ में आता है कि हमें कॉर्पोरेट नहीं करना। अब क्या है कि गांधी जी ने एक वर्ड बोला, लोग उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं कि गांधी जी ने बोल दिया जी हम इसे चेंज कर सकते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जनवरी 1921 में। अलग अलग ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी ने अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाला। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाउन साइड की। जो मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनको छोड़ दिए। हेडमास्टर, टीचर ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर ने भी अपना काम छोड़ दिया, प्रैक्टिस छोड़ दी। और इलेक्शन, जो काउंसिल ऑफ इलेक्शन होते थे, यानी ये था कि इंडिया के लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था, बस एक नाम मात्र का उनका अधिकार होता था, वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो वो इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट करने का काम छोड़ दिया। जैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिराजुद्दौला को हरा के पपेट के रूप में जाप को खड़ा किया था। इसी तरह से यहाँ हमारे मतलब 20th सेंचुरी के अंदर इन लोगों ने, अंग्रेजों ने पीस स्टैब्लिश करने के लिए पपेट के रूप में कुछ इंडियंस को एज ए इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन में उन्हें खड़ा किया था। फिर क्या हुआ, सब लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, लेकिन मद्रास ऐसी जगह थी जहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ, और
कुछ चाहते थे कि हम ना ये बॉयकॉट कर दें, लेकिन मद्रास की जस्टिस पार्टी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो नॉन ब्राह्मण्स थे वो चाहते थे कि भाई हमको भी अधिकार मिले, और ब्राह्मण्स तो ऑटोमेटिक ऊंची जाते, तो उनको कुछ राइट थे। अगर वो इस आंदोलन में शामिल हो जाते तो नॉन ब्राह्मण्स को भी राइट मिल जाते, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आगे देखो आगे क्या हुआ। नॉन कॉरपोरेशन की वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के, क्योंकि लोगों ने लिक्विड शॉप का मतलब होता है जो वाइन शॉप्स होती हैं उनको पिक्ड का मतलब होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रोटेस्ट किया कि भाई ये शॉप, ये फैक्ट्री ये बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। और कई फॉरेन कपड़े थे उनको जला दिया गया, बहुत बड़ी बॉनफायर किया गया, उसमें विदेशी कपड़ों का जलाया गया, विदेशी बुक्स को जलाया गया। लेडीज़ ने अपनी चूड़ियाँ तक जला दी थी कि अंग्रेजों ने कांच की जो चूड़ियाँ मशीन से बना के लेकर आए तो हम उसको भी नहीं बने। इसी वजह से 1920 और 21 के बीच में इनकी जो प्राइस वैल्यू थी वो 102 करोड़ से 57 करोड़ डाउन हो गई, यानी हाफ हो गई करीब। मर्चेंट ट्रेडर्स इन सब ने रिफ्यूज़ किया कि हम फॉरेन कपड़ों पे बिजनेस ही नहीं करेंगे, और सब लोगों ने बॉयकॉट को स्प्रेड किया, जिसकी वजह से हमारे जो हमें क्या फ़ायदा हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इम्प्रूव हुई और हैंडलूम्स बनकर आगे आए, हैंडलूम्स बढ़े। अब क्या हुआ, ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है धीरे धीरे फैलता गया, लोग खादी के कपड़े बनाने लगे और ये मास प्रोडक्शन हो गया क्लॉथ मिल का। लेकिन जो गरीब, देखो इंडियन प्रोडक्शन तो बढ़ने लग गया, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो हाथ के प्रोडक्शन से बने हुए कपड़े, ऑटोमेटिक है कि भाई आप एक शर्ट है, शर्ट को मार्केट से जब हम खरीद के लेकर आते हैं वो मिनिमम अगर हम बात करें तो 250-300 रुपये में हमें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन वही शर्ट अगर हम मार्केट से खरीदने की जगह अनस्टिच मटेरियल लेकर उसे स्टिच करवाते हैं तो 250-300 रुपये तो वो स्टिच करने वाला ही बंदा ले लेता है, क्योंकि उसने हाथ का काम किया है, तो वो अपनी मेहनताना वो ज़्यादा लेता है। इसी वजह से जो कॉटन के कपड़े हैं, जो खादी के कपड़े हैं, वो जो इंडियन मटेरियल है वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो बॉयकॉट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले जा पाए। इसी तरह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनको भी बॉयकॉट करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उनका कोई अल्टरनेटिव तो था ही नहीं, कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन था नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? जो टीचर हैं वो गवर्नमेंट टीचर है, वो उनके पास प्राइवेट अलग से स्कूल्स है ही नहीं, तो वो वर्क कहाँ करेंगे? लॉयर हैं तो उनके पास प्रैक्टिस के लिए नहीं है, जगह नहीं है कुछ, और स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं उनके पास अलग से कुछ मूवमेंट अलग से वर्क करने के लिए कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया। अब ये रीज़न होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई डिड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, तो स्लो डाउन का रीज़न ये आ गया। अब कॉल्ड ऑफ में भी इसको आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना बेसिकली कोई भी मूवमेंट का कॉल्ड ऑफ का रीज़न ये है कि वो नॉन वायलेंस से वायलेंस में क्रिएट हो जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, रिबेलियंस इन द कंट्री साइड में इसका क्या इफेक्ट पड़ा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में भी काफ़ी इसमें स्ट्रगल हुआ, ट्राइबल पीपल्स ने भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो अवध का बंदा है बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी था, फीजी था ये। इंडेंचर लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, ये एक बंधुआ मजदूर था। ये इस मूवमेंट में ये अगेंस्ट थे तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स के। तुलकदार कौन होते थे? तुलकदार जो जमींदार होते हैं ना अवध के अंदर, उनको तुलकदार कहा जाता था। और इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सबॉर्डिनरी हाई रेंट, मतलब ये हाई रेंट के खिलाफ, लैंडलॉर्ड इनसे रेंट लेते थे बहुत ज़्यादा, उसके खिलाफ ये लोग, यानी ये लोगों की ज़मीन पर तुलकदार से अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए उनको कहते थे, अगर ठीक है तुम यहाँ पे फसल उगाओ और हमें रेंट दो। अब फसल तो थोड़ी उगती थी, रेंट ये ज़्यादा मांगते थे, तो ये बेचारे कहाँ से लेकर आए। उसके अलावा यहाँ पर बैगर सिस्टम भी था। बैगर सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, मतलब उनको लेबरिंग करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी बिना किसी पैसों के। तो यानी एक तरह से भीख मांग रहे हैं वो, कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमें पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो बैगर सिस्टम होता था। तो ये बाबा रामचंद्र जो थे वो बैगर सिस्टम के भी खिलाफ थे, तुलकदार के खिलाफ थे और बैगर सिस्टम के खिलाफ थे।
तो आगे क्या हुआ, इन्होंने अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई। उसी टाइम पे एक ये बैगर सिस्टम और एबोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू वो चाहते थे कि रिडक्शन में जो रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन हो जाए और जो बैगर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो ये ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है उनका चलन भी ख़त्म हो जाए। उसी जगह पे नाई और धोबी वो भी बैंड बन के तैयार हुआ। नाई और धोबी के साथ भी ये बैगर सिस्टम होता था, यानी फ्री में उनसे काम करवाया जाता था और उनको पैसा नहीं दिया जाता था। तो ये भी नाई और धोबी भी इसी आंदोलन में शामिल हो गए। 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू अवध के अंदर गए। उन्होंने कई विलेजर्स के बात की और बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर उन्होंने औध किसान सभा, अंडरलाइन कर लेने से, औध किसान सभा स्टैब्लिश की। ये 1 महीने के अंदर 300 इसकी ब्रांचेस बन गई। और ये सब किसके लिए थे कि जो बैगर सिस्टम है या रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू है या रेंट सिस्टम है उसको ख़त्म करने के लिए। तो जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बढ़ता चला गया उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ा कांग्रेस पर। वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइड स्टेट, मतलब ये अवध के जो स्ट्रगल था वो बहुत आगे बढ़ता चला गया। फिर कांग्रेस के लीडर्स इसकी वजह से अनहैप्पी थे। क्यों? इस मूवमेंट के आगे बढ़ने की वजह से या ये और ज़्यादा डेवलप हुआ, तो ये जो कांग्रेस के लीडर थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि ये मूवमेंट 1920 में स्प्रेड हुआ था और ये था द हाउस ऑफ तुलकदार एंड मर्चेंट्स वर अट्रैक्ट, मतलब इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से तुलकदार और मर्चेंट के ऊपर सीधे हमला हो रहा था, बाजार लूटे जा रहे थे। अब देखो, हमेशा कांग्रेस या महात्मा गांधी का मेन मकसद ये था नॉन वायलेंस, और यहाँ पे जो औध किसान सभा बन गई या लोगों ने ग्रुप बना लिए तो क्या होता है कि सामने वाले को हम दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऐसा ही हुआ। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें ना बैगर सिस्टम ख़त्म करना है, ये सब ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ उल्टा ही काम हो गया। उल्टा काम क्या हुआ? तुलकदार के ऊपर अटैक हो गया, मर्चेंट पे अटैक हो गया, बाज़ारों को लूट लिया। अब वही नॉन वायलेंस क्रिएट हो गया। तो बहुत सी जगहों में लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पे डिक्लेयर किया कि महात्मा गांधी ने कहा है कि टैक्स नहीं देना है और महात्मा गांधी इस ज़मीन को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस चाह में, इस एस्पिरेशंस में लोग लूटपाट कर रहे थे, लोग मारा पीटी कर रहे थे, मतलब बहुत गंदे तरीके से आंदोलन फैल गया था। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ, अब ये इंटरप्रेट करते थे कि ये मैसेज महात्मा गांधी का है कि स्वराज आने वाला है। और स्वराज, अब सब लोगों ने स्वराज का अपना अपना मतलब निकाला। औध किसान सब, मतलब सॉरी, ऊपर अवध के अंदर बाबा रामचंद्र के जो फॉलोवर्स थे उन लोगों ने निकाला कि भाई जो स्वराज आगे आने वाला है, स्वराज आ गया है, और जो महात्मा गांधी है वो हमें रेंट से फ्री करवाएंगे, हमें लैंड है वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इस ज़मीन पर अधिकार जमा सकते हैं, हम लूट सकते हैं बाज़ारों को, हम ना लोगों का बुरा कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी जगह देखो, गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की स्टोरी है। इसमें क्या था? गोरिल्ला मूवमेंट होता था। गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? गोरिल्ला मूवमेंट होता है छुपकर वार करना। इसका जो लीडर था वो था अलूरी सीताराम राजू। ये भी कॉलोनी के ऑप्रेस्ड थे, मतलब कॉलोनी से दबे हुए थे। कॉलोनी वाले इनको भी अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। किस तरह से कंट्रोल में थे? क्योंकि ना आपने 9th क्लास में एक फॉरेस्ट एक्ट पेस्टरलिस्ट वाली स्टोरी चैप्टर आया था, वो पढ़ा था। और उसी चैप्टर के आगे की बात है कि जब फॉरेस्ट को इन्होंने रिजर्व कर दिया तो उनके कैटल्स कहाँ पे चराएंगे? क्योंकि रहते ही गुडन हिल्स में, भाई जंगलों में रहने वाले लोग हैं तो अपने जानवरों को कहाँ चराएंगे? वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही तो जिंदा है, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट उनको मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ये बैगर सिस्टम को वो ख़त्म करना चाहते थे। मतलब उनको बिल्कुल ही नहीं पसंद था कि कोई उनसे ज़बरदस्ती काम कराए। लेकिन यहाँ जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती बिल्डिंग बनाने में उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो यहाँ आप ये बंदा आया मेन, अलूरी सीताराम राजू। उसने ऐसा दावा कर रखा था कि उसके पास स्पेशल पावर है। किस चीज़ की स्पेशल पावर? कि वो एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जो है वो सही करता है, वो बीमारों को चंगा कर सकता है, अच्छा कर सकता है, और वो
गोली खाने के बावजूद भी जिंदा है। ऐसा लोगों की मानना था कि ये तो कोई भगवान का अवतार ही है। तो लोग उसको मानते थे कि वो इनक्रिएशन ऑफ गॉड है। राजू ये कहता था कि राजू ने गांधी जी के फॉलोवर था, लेकिन वो नॉन कॉरपोरेशन से इंस्पायर्ड नहीं, मतलब इंस्पायर्ड था नॉन कॉरपोरेशन से। नॉन कॉरपोरेशन का मतलब है कि कॉपरेट नहीं करना, वहाँ तक इंस्पायर्ड था, लेकिन नॉन वायलेंस से इंस्पायर्ड नहीं था। वो कहता था कि भाई खादी अपनाओ, ड्रिंकिंग ना करो, ये सब वो मान लेता था, लेकिन वो नॉन वायलेंस का मानने वाला था। कि अगर गांधी जी कहते थे कि तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा गाल दिखा दूंगा कि तू एक और मार ले भाई, लेकिन ये कहता था कि वो एक थप्पड़ मारेगा तो मैं 4 मारूंगा। तो ये उल्टा चलता था। ये छुपकर अटैक करता था ब्रिटिश ऑफिसर पे, और उनका स्वराज का मतलब ये था कि मतलब हमें हर हाल में, जो ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पे रहने का हमारा ट्रेडिशनल अधिकार है, यहाँ पे भगवान ने हमें बनाया ही इसके लिए है, तो हम यहाँ पर रहेंगे ही, अंग्रेज इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से ये अपने लोगों को मोटिवेट करता था। लेकिन 1924 में इसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। ये वहाँ का वैसे फोक हीरो कहलाता था। ये तो अब 2 स्टोरी हमने पढ़ी, एक तो अवध की और एक आंध्र प्रदेश की। अवध में थे बाबा रामचंद्र और आंध्र प्रदेश में थे अलूरी सीताराम राजू। अब प्लांटेशन यानी जो प्लांट्स, यानी आसाम में या अलग अलग जगह पे जो प्लांटेशन वर्क में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने स्वराज का क्या मतलब निकाला। देखो, नॉर्मली प्लांटेशन वर्कर आसाम के थे, उनका मतलब था कि उन्हें फ्रीडम है अपने घर वापस जाने की। उनको जो यहाँ पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, 1859 में लगा था। इस एक्ट के अंदर बिना परमिशन के आप अपने घर नहीं जा सकते हैं। आपको अगर अपने घर जाना है तो परमिशन आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, और वो नॉर्मली परमिशन देते ही नहीं थे। जब उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन के बारे में सुना तो उनको ये हो गया कि भाई गांधी राज आने वाला है तो हम हमारे घर जा सकते हैं। उनका ये मानना था कि हर कोई गांधी जी हैं, वो स्वराज आने के बाद हमें हमारे गांव के अंदर ही, खुद के गांव के अंदर ही ज़मीन दे देंगे, और जिसकी वजह से हम हमारी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकेंगे। तो वो प्लांटेशन जगह को छोड़ के जो एक्ट उनके ऊपर लागू था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, उसको तोड़ के वो अपने घरों की तरफ चले गए। और उन्होंने रेलवे मतलब लेकिन रेलवे और स्टीमर से जो अपने घर की तरफ जा रहे थे, पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा, मारा और उनको वापस ले आए। ये प्लांटेशन की सोच थी। अब द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कांग्रेस ने कभी भी ये दिखाया नहीं था कि भाई हम ऐसा कर देंगे, स्वराज का मतलब ये होता है, लेकिन लोगों ने खुद ने इंटरप्रेट किया था, तो कोई क्या कर सके। सब लोगों ने अपने हिसाब से स्वराज का इमेजिनेशन लिया था। अब स्वतंत्र भारत, गांधी जी ने, अब क्या हुआ, व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जी नेम अ रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। गांधी जी ने स्वतंत्र भारत बोला तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया स्वतंत्र भारत। सब लोगों का इमोशनल उसमें शामिल था। ऑल इंडिया एगिटेशन, यानी सारी इंडिया एक साथ लड़ने को तैयार हो गई। लेकिन महात्मा गांधी आर लिंक्ड देयर मूवमेंट to that of Congress. They were identified with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी इन्होंने। चोरी चोरा एक कांड हुआ था, एक स्टेशन था चोरी चोरा, ये देखो चोरी चोरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया स्वराज के नाम पे कि हमारा देश आगे। मास एगिटेशन, जब भी मास एगिटेशन टाइप होता है या पूरे लोग एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसी तरह का अपराध कर बैठते हैं। अब गांधी जी को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। ये देखो, एट चोरी चोरा इन गोरखपुर के अंदर, चोरी चोरा के अंदर, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था और पुलिस के साथ उनका बहुत भयंकर मुठभेड़ हो गई, और जिसकी वजह से काफ़ी मजबूर लोग मारे गए। तो उन्होंने उसके बदले में एक्शन का रिएक्शन, पुलिस वालों को ही पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होता है। थर्ड टॉपिक है टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो
थर्ड फोर्थ टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर टुडे एंड वन थिंग मोर, डू मेक योर ओन नोट्स, then you are able to give the answer in from your thought. Okay, thanks, bye.